अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हम 4 साल के बाद नाज़रीन, 4 साल के बाद, पूरे 4 साल के बाद हम फैटिफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि दुनिया में बनी थी G7 के इनिशिएटिव पे, जिसमें के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ये कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए ग्लोबली, आलमी सतह पर, और दूसरा ये कि टेररिज्म रिलेटेड फाइनेंसिंग उसको रोका जाए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया ये कह के कि पाकिस्तान के सिस्टम्स ऐसे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं रोकी जा सकती और टेरर फाइनेंसिंग भी नहीं रोकी जा सकती। 4 साल बड़ी मेहनत करके मुख्तलिफ हुकूमतों ने, मेरा ख्याल है इसका सेहरा जाता है पाकिस्तान की जो 4 सालों में तमाम हुकूमतें रही हैं, और ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी की टॉप कमांड है वो भी इन्वॉल्व रही। GHQ में भी इस पर बड़ी मेहनत हुई और हमाद अजहर और उनकी टीम ने भी बड़ी मेहनत की, और उसके बाद पिछले 4-6 महीने में काम बहुत हो चुका हुआ था। इट वुड बी करेक्ट टू से कि ये PDM की हुकूमत के आने से पहले बहुत काम हो चुका था, लेकिन जो हुआ काम उसको आगे लेके ये हुकूमत बढ़ी। और आपको मालूम है कि सितंबर के पीछे कुछ महीनों में इसको ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट और इसको वाइट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इस पे तमाम कदगने जो हैं वो हटा दी जाएंगी। और ये पाकिस्तान आई थी एक टीम, इनकी फैटिफ की जो इंस्पेक्शन टीम है उसने आके देखा, तमाम पाकिस्तान के सिस्टम्स देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान इज़ ऑफ दैट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो बैनुल अक़वामी, चाहे फाइनेंसिंग का ताल्लुक है या प्राइवेट सेक्टर बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग या IFIs है, वो सबको तसल्ली है कि पाकिस्तान के सिस्टम्स क्लियर और क्लीन है। तो गुड न्यूज़, एंड फिर मैं कहूँगी मुबारक हो पाकिस्तान के तमाम लोगों को। दूसरी जो अहम खबर है नाजरीन, वो आज दिन भर ये होती रही बात, हमें बड़े सीनियर लेवल बावसूख ज़राए से ये बताया गया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नेगोशिएशंस हो रही हैं। फिर आई रिपीट, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नेगोशिएशंस हो रही हैं कि किस तरीके से ये जो डेडलॉक है कि एक तरफ नो अर्ली इलेक्शंस और दूसरी तरफ अर्ली इलेक्शंस और लॉन्ग मार्च, जो भी लॉन्ग मार्च है, तो वो जो PTI के और PDM के दरमियान एक डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। तो वो अपनी जगह बात है, और उस पर तो हम ये कहेंगे कि क्लैश इज़ नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। इस तरह की सूरत हाल जहाँ के आपस में झगड़ा और जंगजू वाली सिचुएशन हो, बिल्कुल पाकिस्तान इसका मुतहरिक नहीं हो सकता। और इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा कर ये बात आगे बढ़े। को एग्जिस्टेंस इज़ क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट। जो तीसरी बात है जिस पर हमारा आज प्रोग्राम है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने तोशा रेफरेंस में इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया। उन्होंने नाअहल उनको करार दिया इस पर कि उन्होंने तोशा खाना से तहफ़ ख़रीदे, और जब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा करवाए गोशवारे, तो उसमें उन्होंने गोशवारों से जो ये असासाजात थे वो गोशवारों में उन्होंने नहीं दिखाए। तो ये कहा कि उन्होंने ही हिड हिज एसेट्स। अच्छा, तो ये खबर आई और ये ऑर्डर भी हमारे सामने पूरा नहीं आया नाज़रीन। 2 सफ़े आई, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। इलेक्शन कमीशन ने 2 सफ़े सामने लेके आए, उन्होंने कहा बाकी जो डिटेल है वो इसे हम नहीं कर सकते, कि हालांकि तमाम इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान हैं उनकी ये जजमेंट है बाय कंसेंसस, लेकिन उन्होंने कहा कि इसलिए हम इसको सामने नहीं ला सकते क्योंकि जो पंजाब के मेंबर हैं भरवाना साहब, वो बीमार हैं और वो दस्तखत नहीं कर सके, तो इसलिए हमने 2 सफ़े ही उसमें देखे जिसमें ये लिखा है। अच्छा, अब 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। क्या ECP नाअहल करार दे सकती है या ये सुप्रीम कोर्ट ही का मामला है और उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है? दूसरा ये कि ये 5 साल जो हैं ये कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, नाअहल एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये इसमें बहुत से सवाल हैं, हम उस पर भी जाएंगे। और ये भी बताते चले नाज़रीन कि
शुरू में जो रिएक्शन एक आया है वो आपके सामने है। मुख्तलिफ शहरों में उनके पीटीआई के सपोर्टर्स निकले और उन्होंने थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह की और प्रोटेस्ट कॉल दे दी थी फौरी तौर पे। इनकी जो लीडरान थे उन्होंने कहा था जी आप आएँ और निकले बाहर। और ये वो चौधरी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनकलाब की शुरुआत है। और दूसरी तरफ हुकूमती जो नुमाइंदे थे और मोहसिन रांझा साहब उन्होंने कहा जी आपकी जो चोरी है वो पकड़ी गई और आपका जो बयानिया वो सब गरक हो गया। तो बस ये चीज़ें चल रही हैं। हमने सोचा कि पैनल को मदऊ करें और उनसे पूछें कि जी हक़ाइक़ क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं और ये बात कहाँ आगे चलेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नाजरीन आलिया हमजा साहबा, मेंबर है नेशनल असेंबली की, पीटीआई लीडर हैं। सलमान अकरम राजा हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। शुएब शाहीन साहब हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो वी नीड टू गेट द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस प्लस द लीगल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आलिया हमजा साहिबा से ये पूछ लें। आलिया साहिबा शुक्रिया प्रोग्राम आने का। ये बताइएगा कि ये जो मामला है ये तो बहुत से लॉयर्स ने इसको क्वेश्चन कर दिया कि ये इनका मैंडेट है या नहीं है, और ये कि जाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आप जा भी रहे हैं हाई कोर्ट में, तो फिर ये बाहर कहना कि जी बाहर निकल आए, सड़कों पे निकल आए, क्या ये लाजमी है? थैंक यू नसीम मैम। नसीम मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आज की कॉल थी ना, या आज की कॉल कोई पीटीआई की तरफ से नहीं थी। ये जिस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला फ्लैश हुआ है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, उस वक्त अवाम सड़कों पर खुद निकल आई है। ये कोई नवाज शरीफ साहब तो थे नहीं जो ना अहल होकर जब वजीर आजम हाउस से बाहर निकले थे तो 0 पॉइंट तक सिर्फ चंद दर्जन लोग उनके साथ थे और उनकी जो जलसियां निकली थी उससे कोई भी नहीं निकला था। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, एक अवामी लीडर के अगेंस्ट एक फैसला आया है। 2-3 चीजों पर मुझे एतराज है जो बार बार टीवी चैनल इन चीजों को फ्लैश करें। डिस्क्वालिफिकेशन, हम ये तो कह सकते हैं कि 63 जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन 63(1)(p जो कहता है वो तो सिर्फ जो बात कर रहा है इस वक्त तो डी सीट होने की बात कर रहे हैं, और डी सीट होने की भी उस सीट की बात कर रहा है जिससे खान साहब ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। अब मुझे ये बता दें, ये जो जिस चीज के ऊपर बेसिकली ना शायद अब मतलब अफसोस होता है कि ये खान साहब को तो ना अहल कह रहे हैं, लेकिन ना अहल वो हैं जिन्होंने इस फैसले को, चाहे वो 2 सफ़ों का ही फैसला था, उसको नहीं पढ़ा, उसके आर्टिकल्स को डिटेल में नहीं पढ़ा। जिन जिन आर्टिकल्स पे बात की गई है, चाहे वो 63(1)(p हो, इस आर्टिकल को जो खुद किसी और कानून की तरफ इशारा करता है कि वो ना अहल करेगा तो उसके तहत ये लागू हो सकेगा, या ये 137 को नहीं देख रहे। अच्छा आलिया साहब, आलिया मुझे लेट मी गो टू द लॉयर ऑन आवर पैनल, वी हैव 2 लॉयर्स, उनका मैं लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक पॉलिटिकल उससे पूछ रही थी क्योंकि मैंने खुद सुना था फवाद चौधरी साहब को, उन्होंने कहा आप लोग बाहर निकल आए, आज इनकलाब शुरू है, हम कह रहे हैं आप सड़कों पे निकलें और आप इदारों को उल्टा करें या कुछ इस तरह का लफ्ज था, मैंने खुद सुना था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप फरमा रही हैं कि कॉल नहीं दी थी। जी नसीम मैम, क्योंकि हमें तो जब पता लगा है और हम जब निकले हैं, खुद से निकले हैं, तो ऑलरेडी रोड ब्लॉक हो चुकी थी। मैं खुद लाहौर की जेल रोड पर मौजूद थी। मैं 2:30 के ऊपर जब वहां पर पहुंची तो 2 बज के। अच्छा, तो क्या डिसाइड क्या हुआ है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस पे? शाहराएं इनकी कॉल से पहले ब्लॉक हो चुकी। अच्छा ठीक है, ओके, बाद में आई है। दूसरी चीज में सिर्फ अगर पॉलिटिकल बात ही करनी है और बाद में जब मेरे जो ऑनरेबल कोलीग्स हैं वो इस पर बात करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे। वैसे तो मैं आर्टिकल पढ़कर आई थी, लेकिन आप जो बात करिए, सवाल तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो फरमाइश की गई थी, क्या ये फरमाइश नहीं की गई थी? आपको याद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की फरमाइश की गई थी? ये फरमाइश नहीं की गई थी कि तब तक मुकाबला पूरा नहीं होगा जब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं है। दूसरा, सादिक और अमीन जिन आर्टिकल्स पर डिक्लेयर होता है ना, खान साहब के इस फैसले के अंदर भी वो आर्टिकल नहीं है। और तीसरी चीज, क्या मेंबर पंजाब का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या मेंबर पंजाब के आने जिन ठीक गॉट योर पॉइंट आलिया, मुझे जाने दे बाकी मेंबर्स के पास, आई विल कम बैक टू यू जी। और जुम्मे के इंतजार में एक मेंबर का ना इंतजार करना और फिर फेयर क्वेश्चन मुझे जाने दें सलमान अकरम राजा साहब के पास और शुएब शाहीन साहब के पास। सलमान साहब, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा
एक तो ये सवाल जो उठता है वो ये कि आपने एक मेंबर के दस्तखत के बगैर जो आपने इशू कर दिए ऑर्डर पब्लिक कर दिया और उसके खाली 2 सफ़ात पब्लिक किए, उसकी कोई आपको समझ आती है वजह और कोई उसकी नज़ीर मिलती है? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग था ये एक्शन। जी नहीं, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। वाकई ये एक अजीब तरीका अपनाया गया। अगर वो इतने बीमार थे कि वो दस्तखत भी नहीं कर सकते, घर जाके भी उनसे दस्तखत नहीं लिए जा सकते, तो फिर उनका इंतजार करना चाहिए था। शायद वो अपना जहन बदल लें, आखिरी लम्हे वो कोई इजाफी नोट लिखना चाहें। जब तक वो अपना दस्तखत नहीं करते उस वक्त तक फैसला मुकम्मल नहीं है। लिहाजा इस फैसले का ऐलान कर देना और इसके कुछ हिस्सों को रिलीज कर देना मेरी नजर में ये मुनासिब लाएअमल नहीं था और इसमें कानूनी हुक्म है। अच्छा, उसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम है। आप ये फरमाइएगा कि ये जो एक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये इनके पास जूरिसडिक्शन नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह का ना अहली का फैसला देना, ऑर्डर देना। आप की क्या राय है इस पे? जी देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया, ये अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का या किसी भी ट्रिब्यूनल का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जब तक 5 मेंबरान आपस में डिसाइड करके उसके ऊपर दस्तखत करके डिसाइड करके अनाउंसमेंट ना करें, दैट इज नॉट द डिसीजन, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिसीजन। क्योंकि मेजॉरिटी व्यू भी हो सकता है, मिनॉरिटी व्यू भी हो सकता है, और 5वें मेंबर अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं और इनसे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उनके दस्तखत के बगैर जिस तरह हेस्ट में ये फैसला किया गया, ये ना सिर्फ बदनीयती को जाहिर करता है बल्कि जो इमरान खान साहब के इल्जामात लगते हैं उसको सपोर्ट मिलती है। देखें, काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस एक्सेप्ट हुआ, जो फाइल हुआ था, उनकी जो पिटीशन एक्सेप्ट हुई है वो मेलाफाइडी इन फैक्ट एंड मेलाफाइडी इन लॉ पे एक्सेप्ट हुई है और बाद में रिव्यू भी एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में जो फैसला किया गया है, मैं समझता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जस्टिफाइड नहीं है कि एक मेंबर साहब आपके साथ मौजूद नहीं है, उन्होंने अभी दस्तखत नहीं किए, उन्होंने अपनी ओपिनियन नहीं दी और आपने उसका फैसला पार्टली रिलीज भी कर दिया और अनाउंस भी कर दिया और ये भी कह दिया कि ये हमारा 5 का मुश्तरका फैसला है। पहली बात। दूसरी बात जो आपने फरमाई, ये बात दुरुस्त है। देखें, पहले तो ये चलता रहा 62(1)(f) के तहत उन्होंने प्रोसीडिंग्स की हैं, वो तो खैर कर भी नहीं सकते, ना ही उनका कोई डोमेन है। 62(1)(f) के तहत जब तक के 18th अमेंडमेंट के बाद कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन ना दे, वो अपना अख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तीसरी बात इसमें यह बनती है 63(1)(p) जिसके तहत उन्होंने प्रोसीडिंग्स की हैं, उसके लिए भी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें 120 डेज के अंदर इनिशिएट हो सकती थी। उसके बाद वो टाइम बार्ड होगी प्रोसीडिंग्स, वो हो ही नहीं सकती थी और उनके पास अख्तियार ही नहीं है, पहली बात। और इसके साथ सेकंड जो रीजन है कि इनको अख्तियार नहीं है वो ये है कि इसके ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन में, इलेक्शन के प्रोसीडिंग्स में या इलीगल प्रैक्टिसेस कोई ऐसी नहीं की, ना ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ऐसी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि ये प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते थे। और फिर इसके अंदर प्रोसीडिंग्स अगर जब तक प्रोसिक्यूशन ना हो और उस पर कन्विक्शन ना हो तो ये जो नाअहली है, डिस्क्वालिफिकेशन है, ये अदरवाइज प्रीमेच्योर है। तो बहुत सारे कानूनी हुक्म मौजूद हैं इस फैसले के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी में थे इलेक्शन कमीशन और बहुत जल्दी में उनको फैसला ये सुनाना था कि इससे पहले कि कोई और फैसला इमरान खान साहब कर दें धरने का या किसी और चीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि उस तनाजुर में अगर आप देखा जाए तो इमरान खान साहब के जो खदशात या उनकी जो नज़र आती हैं इल्ज़ामात, उसमें कुछ ना कुछ सदाकत ज़रूर मिलती है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को इस जल्दी में मुतनाज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको चाहिए था कि वो इंतज़ार करते, वो गो थ्रू करते लॉ को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी, और उसके बाद कम से कम अपने मेंबर का तो आने का इंतज़ार कर लेते। ठीक जी, बड़ी आपने काफ़ी दिलचस्प आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं और ये बड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि जो भी पीटीआई कहे, हमने देखा कि जैसे इलेक्शन कमीशन एक कॉम्पिटेंट और हमें लग रहा है क्रेडिबल अथॉरिटी बन के
इलेक्शंस करवा रही थी, मतलब जब पोस्टपोनमेंट का कहा उन्होंने तो नहीं उन्होंने माना पोस्टपोनमेंट, जो बाई इलेक्शंस थे। पीटीआई नहीं चाहती थी पोस्टपोनमेंट, पीडीएम चाहती थी, बट और बहुत सी ऐसी डिसीजंस हैं। तो ये जो नाजरीन सामने आ रहा है फैसला, ये बड़ा एक क्लमजी सा फैसला आ रहा है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि सलमान अकरम राजा से ये पूछ लें कि सलमान साहब, ये जो भी कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब के, ये सिंस दिस मैटर वाज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ, therefore this issue could not have been raised even, तो ये आप भी इससे एग्री करते हैं? क्योंकि ये इलेक्शन रूल्स में तो है कि गोशवारे आपको सालाना देने होते हैं, तो ये चूंकि गोशवारों से लिंक्ड है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के पर्व्यू में नहीं आता था? ये देखिए, आता है इस हद तक। जो सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि कोई गोशवारा दुरुस्त दाखिल नहीं किया गया, तो 120 दिन में वो फौजदारी कार्रवाई जो है उसका आगाज कर सकता है सेशन अदालत के सामने। तो इस हद तक तो बिल्कुल इख्तियार हासिल है इलेक्शन कमीशन को गोशवारों को देखने का। लेकिन 120 दिन गुजर जाने के बाद किन हालात में वो ये कार्रवाई शुरू कर सकता है, ये बिल्कुल कानून में तो इसकी बज़ाहिर कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अब तफसीली फैसला आएगा तो देखेंगे कि इस 120 दिन की हद को कैसे इलेक्शन कमीशन ने पार किया है, क्योंकि आखिरी गोशवारा जो इमरान खान साहब ने जमा कराया वो 31 दिसंबर 2021 का है। उसके बाद 120 दिन 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो चुके थे। लिहाजा इससे आगे बढ़ना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं था। लेकिन अगर हम फर्ज कर भी लें कि उनके पास कोई कानूनी जवाब था इस 120 दिन की मुद्दत से आगे बढ़ने का, तो फिर ये होना था कि एक मुकदमा चलना था सेशन अदालत में। अदालत अगर इमरान खान साहब को सजा देती 2 साल से जायद, और देखिए जो करप्ट प्रैक्टिस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन एक्ट में, ये एक तकनीकी माने में इस्तेमाल हुआ है, जो आम तौर पे हम करप्शन कहते हैं, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ ये कहा गया है कि अगर गोशवारा भी गलत दाखिल होगा तो उसको भी एक करप्ट प्रैक्टिस की बहुत वसी जो ताबीर की गई है, डेफिनेशन दी गई है, उसमें शामिल कर लिया गया है। तो उस हवाले से तो ये टेक्निकल नौयत की एक करप्ट प्रैक्टिस बनती है। लेकिन सवाल ये है कि मुकदमे के बाद अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो फिर आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत मामला देखा जाता कि क्या ये मामला मॉरल टर्पिट्यूड का है, यानी कि अखलाकी बेरारवी का है। उस सूरत में इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करार दे सकती थी, और वो नाअहली जो है सजा काटने के बाद 5 साल पर मुहित होती। लेकिन ये सब कुछ तो अभी होना था। पहले 120 दिन की जो हद है उसको पार होना था, उसके बाद एक मुकदमा चलना था, फिर मुकदमे का फैसला आना था, फिर उसको 63(1)H के तनाजुर में परखा जाना था। ये सब कुछ होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये ऐलान कर दिया कि वो डिसीटेड हैं या नाअहल हैं, असेंबली का मेंबर होने की अहलियत खो बैठे हैं। तो मेरी नजर में ये एक बहुत ही बड़ा सुकुम है, इस फैसले में एक छलांग लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, जिससे इलेक्शन कमीशन के अपने वकार को मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकिन वापस आएंगे इसी पैनल के साथ। ये अगर एक इंडिपेंडेंट माइंडेड सलमान अकरम राजा साहब और शाहीन साहब भी हैं, अगर ये इस तरह बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें कितने सुकुम हैं, 1-2 नहीं, उन्होंने 3-4 इसमें प्रॉब्लम्स बताएं, तो फिर हम क्या कहें? हम फिर यही कहने पर मजबूर हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की मदद की है ये फैसला देके। ब्रेक के बाद जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ कहा था कुछ दिन पहले, आप सुनिएगा। अच्छा जी, नहीं आया जी हमारे पास अभी वो, तो वो आपको हम सुनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इनके नाअहली की भी बात की थी इमरान खान साहब की। तो ये कोई बात अजब लगती है। हम पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि ये कोई ऐसे तो नहीं होता कि मरियम नवाज साहिबा कुछ कहें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल कर दें। ये तो बिल्कुल मुमकिनात में से नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि ये बड़ा एक अजब एक सूरत हाल है कि कैसी ऐसा ऑर्डर आया है जिसके बारे में बड़ी लोग कह रहे थे कि जी ये देखें उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया अपने गोशवारों में, तो ये गड़बड़ होगी और
उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। लेकिन जो सुकम आपने पॉइंट आउट किए हैं, और मैं बार बार आपका नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ यू, और शोएब शाहीन साहब आपके बारे में तो स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आप जितने सालों से, सिंस वन नोज यू फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, आप एक बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेते हैं, तो आप भी ये कह रहे हैं, तो ये क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? और इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में तो बहुत हम भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि ही इज़ एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, कि इन्होंने बड़ी क्रेडिबली प्रोसेस को आगे लेके गए। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? फॉर एग्जाम्पल नो सिग्नेचर और एक आपने ऑर्डर दे दिया, क्या आप कहेंगे सलमान अकरम राजा साहब? देखिए, इसका आसान जवाब तो यही है कि कानूनी गलतियां तो होती हैं, रोज अदालतों से होती हैं, हम अपील करते हैं, ऊपर की अदालत में जाते हैं, तो आई थिंक हमें यही कहना चाहिए कि एक गलती हो गई है। इसके पीछे कुछ है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन देखिए माजी में भी गलतियां हुई हैं। जिन फैसलों का मरियम बीबी हवाला देती हैं वो भी अफसोसनाक फैसले हैं। हमें अगर दयानतदारी से बात करना है तो कहना पड़ेगा कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ 2017 में, उनको पार्टी की सदारत से भी हटाया गया, मेरी नजर में वो भी मुतनाज़ा फैसले हैं। जब हम किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से सब लोग बैठेंगे, तमाम फरीकैन सियासत के पार्टों को अबूर करके इस मुल्क के बारे में हम सोचेंगे, तो हमें सबको ये फैसला करना होगा कि हमें कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करना है, किसी एक सियासी जमात के दूसरी सियासी जमात के लिए नहीं। क्योंकि अगर कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो कभी उसका हदफ मैं होऊंगा, कभी आप होंगी, कभी कोई और होगा। हमारा जो यकीन है, जो ईमान है हमारे इदारों पे, वो तभी तवाना होगा अगर इदारे तसलसल के साथ ऐसे फैसले दें जो हमारे दिल को भी भाएं, हमारे जहन को भी भाएं। ये अभी एक मंजिल है जो हमसे दूर है, इसलिए ये सियासत की नज़र सब कुछ हुआ हुआ है, हर चीज़ को हम शक और शुबे की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमने माजी में इन चीज़ों को देखा है और माजी में मामलात हर दफ़ा उस तरह नहीं हुए जैसे उनको कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए था। ठीक, आलिया हमजा साहब, आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब जो फरमा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक लीगली इसमें सुकुम है, गलत है, और इसी तरह के गलत पहले भी फैसले हुए हैं। और अगर हम इस चीज़ को ज़रा एक्सपैंड करें तो हम ये भी कह सकते हैं, फौज से कभी कोई फ़ायदा ले तो कभी कोई फ़ायदा ले, जब मुझे फ़ायदा लगे तो आपको बुरा लगे, जब आपको फ़ायदा लगे तो मुझे बुरा लगे। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन भी उठता है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से जो अब आज फैसला आया है उस पर आगे चलते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अच्छा नसीम, मैं कुछ बातों के ऊपर बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी फैसला दिया गलतियां हो गई होंगी, बसद एहतराम अभी तक 12 फैसले पीटीआई के अगेंस्ट आए हैं जिन्हें हाई अदालतों ने रिवर्स किया है। ये मुझे तो वैसा ही फैसला लगा जो अभी फॉरेन फंडिंग में हुआ था कि जॉइंट अकाउंट से भेजे गए कोई $27,000 में उन्होंने कहा जी $13,000 गैर मुल्की बीवी की तरफ से आए, इसलिए इसको फॉरेन फंडिंग में डाल दो। तो अभी तो जब तफसीली फैसला आएगा तो उससे और चीजें खुलेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पीडीएम ने जल्दी में मिठाइयां खा ली, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होने लगा। ये फैसला टेक्निकल ग्राउंड और मैरिट दोनों पर ज्यादा देर खड़ा नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि सवाल तो ये उठने चाहिए थे जो अरशद शरीफ साहब ने उठाए कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को, उनकी फैमिलीज को इस फैसला करवाने के लिए किसने धमकाया? एक मेंबर मान गया, दूसरा साइन करने के लिए मान नहीं रहा, तो कौन है जो ईसीपी के मेंबरान और उनके खानदानों को धमका रहे? चले इसको भी छोड़ दें। सारी टेक्निकल पॉइंट्स सलमान राजा साहब ने उठा दिए, सिर्फ एक मैं ऐड कर दूं। इन्होंने बता दिया कि शिक 137, 173 के तहत और जो आर्टिकल की शिक 1C है उसका इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे ये बताएं, जो इन्होंने शिक 167 डाली है जो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुतालिक है, मेरे दोनों लॉयर कोलीग्स बैठे, जरा ये बता दें, वो तो आती ही तब है जब सिंध हाउस जैसा काम हो रहा हो, वो रिश्वत हो रही हो जैसे गिलानी साहब के बेटों ने की थी, धांधली करना या मजहबी बुनियाद के ऊपर किसी को खिलाफ वोट देने पर उकसाना। इस शिक का तोशाखाना रेफरेंस से क्या ताल्लुक था? देखिए, आप जितना अभी तो 2 पेजेस आए हैं और उन 2 पेजेस के एक आर्टिकल को, अब ये नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं, हर इंडिपेंडेंट बंदा जो उनको देख रहे हैं वो यही कह रहा है कि ये मतलब समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म का फैसला दिया गया और
क्यों दिया गया? सवाल इन चीजों पर उठ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो इसका सादा सा जवाब ये है कि ये हमें वैसे शिकस्त नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने कहा ना अहल कर लो। अगर तो हम इनसे बार बार ये कह रहे हैं अवामी मैदान में मुकाबला करें। और दूसरा, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, अगर इन्हें लगता है ना कि इमरान खान को ना अहल करके वो इमरान खान को रोक सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान वजीर आजम बनने नहीं, सिस्टम बदलने आया था, सियासत बदलने आया था। और वो एक फराज का शेर है जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सुना होगा, मैं कट गिरूंगा कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि सारे सिस्टम कोई तो गिराएगा। और मैं यकीन माने सलमान राजा साहब से बहुत अच्छा शेर है। अब हमें नवाज शरीफ साहब के, फराज साहब का, नवाज शरीफ साहब के जो है उसके साथ इस मुकदमे का प्लीज कंपैरिजन ना करें। ब्रेक लेते हैं, देखिए ब्रेक लेते हैं, कैसे ना करें। अब सलमान अकरम राजा साहब का एक ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन हम ले रहे हैं, आप वही, आपको वो पसंद आएगा जो वो आपके हक में कह रहे हैं, जो वो ही इज एन एक्सपर्ट, वी हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट ही सेइंग, वी कैन एग्री और डिसएग्री, ठीक है ना, ही मस्ट हैव द प्लेटफॉर्म टू से व्हाट ही वांट। क्यों आलिया साहब, यू वुड एग्री विद दैट ना? के साथ ही कह रही हूँ कि दो मुकदमात का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, दूसरी चीज, खान साहब के कागजात, मुझे ब्रेक लेने दें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, वील कम बैक और इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे तो लेवल पे प्लेइंग फील्ड हो। ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो। आप सुने नाज़रीन, ये आप मेरे ख्याल है कि 20 मरतबा चला जब से ये ऑर्डर आया है, तो ये बस कहना पड़ेगा कि मरीम नवाज साहिबा, ये सलमान अकरम नवाज साहब को आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि उस ऑर्डर में भी बड़ा मसला था, लेकिन ये जिस तरीके से ऑर्डर दिया गया इसमें तो बहुत ज़्यादा मसला है। और इस पे अभी चलते हैं शाहीन साहब के पास, इस पे अपना वो कमेंट देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये कह दें, हमारे साथ आलिया हमजा साहब बैठी हैं, कि पीटीआई को थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। पहले उन्होंने एक इमरान खान साहब का हम देख रहे थे वो पैगाम, वो जब के वो अगर अरेस्ट हो जाए तो उन्होंने पैगाम दिया, तो पहले वो सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है आप लोगों ने गलती से डाला, उसे डिलीट किया। फिर आप लोगों ने कहा कि 8 बजे मैंने पढ़ा कि आप लोगों ने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब मैसेज देंगे, फिर कहा 8:30। तो आलिया हमजा साहबा, हम मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, होपफुली मैसेज जल्दी आ जाएगा। एनी न्यूज़ ऑन दैट? बस मैसेज उनका आ ही रहा है। मैंने तो सिर्फ 2 बातें करनी थी। एक तो अच्छा, मैं अनथक कोशिशों की वजह से आज पाकिस्तान का नाम FATF से निकला है ना, क्या जुल्म है। क्या आज आप देख लें, उसी को जो है कठपुतली इदारे ने ना अहल करार दिया। और आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, तो मैं मरियम बीबी को बता दूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब हम 35 साल इक़्तिदार में पूरे करेंगे, एवन फील्ड में फ्लैट्स बनाएंगे, 7 बड़े आजमों में जायदादें बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शुएब शाहीन साहब, ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा, जो इस वक्त सिचुएशन है, मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट, जजमेंट, जो ऑर्डर हमारे सामने आए हैं और ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको गुफ्तगू सुनी और उसको बराबर कर दिया और उनकी गुफ्तगू को इम्प्लीमेंट कर दिया। बज़ाहिर ये लगता है, और इतनी जल्दी बज़ाहिर ही लगता है जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बज़ाहिर ये लगता है, असल तो नहीं हो सकता। उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी और उसको इतनी जल्दी थी उनको कि अपने एक मेंबर साहब के आने का इंतजार भी नहीं किया और अनाउंसमेंट उससे पहले कर दी। कम से कम उनकी ओपिनियन एक आती। देखिए, डेमोक्रेसी इसी वजह से हमारी डीरेल होती है जब हम इदारों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी पॉपुलर लीडर को साइड लाइन करने के लिए, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। मैं शुरू करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो से, उससे पीछे इसलिए सर इतना टाइम नहीं है, आप का पॉइंट बताइएगा, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगी कि आपको हम काटें, आप फरमाइएगा जो हम लेटेस्ट। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कहना चाह रहा था, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर कराया गया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल कराया गया,
नवाज शरीफ साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पे, हालांकि उनके खिलाफ करप्शन के बड़े सीरियस चार्जेस थे, उन पे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती थी, जो अब कन्विक्शन है उस पे हो सकती थी। टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको निकाला गया, विच वाज आल्सो नॉट प्रॉपर। और इसके बाद अब इमरान साहब के खिलाफ जब कोई चीज नहीं निकली, तो अदालत से भी वो निकल गए, 26 FIR काट गई, कुछ नहीं निकला, तो अब आ करके इस टेक्निकल ग्राउंड पे वो बराबर करने के लिए, ताकि दोनों को बराबर के मौके मिले, कल करा, ताकि असम्बली में बैठे तो इकट्ठे बैठे, ना बैठे तो इकट्ठे ना बैठे। मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब रवैया है, और ये जो परसेप्शन डेवलप हुई है कि इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल हैंडलर्स ने ये सारा मैनेज कराया है, और इसके पीछे PTM की सारी जमातें हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, ये परसेप्शन है। और इस परसेप्शन को दूर कर सकती थी कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस मौके पे एहतियात से काम लेती, कम से कम आपको जो ये सामने नजर आने वाली गलतियां हैं उनसे एहतियात बरत सकती थी, क्योंकि इदारों का तकद्दुस तब बरकरार रहता है कि जब हम कानून कायदे के मुताबिक। बेशक बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं शुएब शाहीन साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इदारों का तकद्दुस जब कायम रहता है, अगर लगे कि अक्रॉस द बोर्ड आप रूल ऑफ लॉ जो है उसको ले करके चल रहे हैं, ये नहीं कि आप सिलेक्टिवली करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनकी बहुत अच्छे फैसले भी हैं। अभी आलिया हमजा साहबा कह रही थी कि 12 ऐसे फैसले हैं जो जाके रिवर्स हुए इन द हायर कोर्ट्स, उस पर तो नैब के दर्जनों फैसले जो रिवर्स हुए, खैर वो एक अपना प्रोसेस है। लेकिन बहरहाल आज का जो फैसला है, जो आज का ऑर्डर, इनकम्प्लीट 2-पेज ऑर्डर, अनसाइंड, टोटल कंप्लीट, जो उसमें सबके सिग्नेचर्स नहीं हुए, ये क्या कहें, हम यही कह सकते हैं एक जनरस कमेंट जो इनका सलमान अकरम राजा साहब का, ये कभी गलती हो जाती है, गलती हो गई है, लेकिन बड़ी एम्बैरेसिंग गलती है। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।